नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं दीपिका। भारत सहित दुनिया भर में नए साल का जश्न के साथ स्वागत हुआ। आतिशबाजी और धूमधाम से नए साल का स्वागत हुआ। नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ देश और दुनिया ने 2021 में कदम रख लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे नए साल के जश्न के किस तरीके से स्वागत हुआ, लोग किस तरीके से डूबे नजर आए। जिस तरीके से 2020 बीता है, ऐसा नहीं चाहेगा कोई भी कि 2021 में ऐसा हो। सारी विपदाएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और नए साल और नए दिन के साथ आगाज हो, नई आकांक्षाओं के साथ दिन की शुरुआत हो। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी साल 2021 का आगाज जश्न के साथ हुआ। आतिशबाजी और धूमधाम के साथ नए साल का स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड और सिडनी ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें, जहां सबसे पहले नए साल के जश्न की तैयारियां न्यूजीलैंड में होती हैं और किस तरीके से नए साल का जश्न मना, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल खोलकर पूरी दुनिया ने 2021 का स्वागत किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों को नए साल के आगमन पर शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। सीएम ने कहा है कि नया साल आशा और ऊर्जा का संचार करेगा। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से संघर्ष में लगी रही, लेकिन पीएम मोदी के सही फैसलों से देश में स्थिति संभली। वहीं सीएम ने हरिद्वार कुंभ को लेकर कहा कि नए साल में संतों के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य कुंभ होगा। मेरे प्रदेशवासियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार से मेरी प्रार्थना है कि नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताएं लेकर आए। सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रारंभ से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अब तक के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हमने राज्य के चहुमुखी विकास, पारदर्शी शासन पर फोकस किया। इस दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तथा किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया। इस वर्ष हमने गैरसैंण को गृह राजधानी बनाने और डोबरा चांटी पुल के निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के साथ ही हमारे प्रदेश ने भी न सिर्फ विकास की सीढ़ियां चढ़ी, समाज के हर वर्ग के हितों की भी रक्षा की है। हमारी सरकार ने बातें कम, काम ज्यादा की तर्ज पर इस वर्ष तेजी से विकास कार्य किया। साथ ही यह प्रयास किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्मों के पात्र लोगों को मिले। इस साल कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी का भी प्रकोप रहा, जिसका आप सभी के सहयोग से हमने योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया। देवभूमि उत्तराखंड की देश और दुनिया में अलग छवि है। सदियों से यहाँ शांति और सद्भाव के माहौल रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसे सदैव कायम रखेंगे। इस वर्ष में हमारे सामने कुंभ का सफल आयोजन, कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण जैसी चुनौतियां हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इन चुनौतियों को भी सफलता से पार कर लेंगे। और आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। आशीष, वाकई में जिस तरीके से 2021 की शुरुआत हो रही है और उत्तराखंड के लिए ये साल बेहद अहम है, क्योंकि सीएम भी कह रहे हैं कि ऋषिकेश में होने वाला है कुंभ और उसकी तैयारियां भव्य होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए, जिसे पूरी दुनिया देख सके। तो तैयारियां कैसी और पहला दिन साल का कैसा? दीपिका, आपको बताना चाहूंगा कि जो दिन की शुरुआत हुई है, 2021 का पहला दिन है। हम सुबह सुबह त्रिवेणी के संगम पे पहुंचे हैं। लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर रहे हैं, पानी में अटकेलियां कर रहे हैं, जबकि बेहद ठंडा
और कोहरा पूरा छाया हुआ है, ठंड बेहद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दूर दूर से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान करके धार्मिक अनुष्ठान करके अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और नए साल की शुरुआत का ये एक भव्य दृश्य हम आपको अपने दर्शकों के साथ दिखा रहे हैं। हमारे साथ काफी लोग इस तरह के जुड़े हैं जो पूरे कुंभ पे नजर बनाए हुए हैं। गंगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि शास्त्री जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं चारधाम यात्रा और महाकुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि 2021 में महाकुंभ होने जा रहा है और ये महाकुंभ जो है ये कई मायनों में उत्तराखंड के लिए और देश के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। पंडित जी, कैसा लग रहा है, महाकुंभ की तैयारियां कैसे चल रही है और क्या उम्मीद है नए साल से? महाकुंभ की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और इस टाइम देखो नया साल का प्रवेश है, मंदिरों में लगातार भीड़ बढ़ रही है और यह साल आस्था का प्रतीक के नाम से जाना जाएगा और इसमें माँ गंगा का बड़ा विशेष महत्व है। जो भी इस साल माँ गंगा की पूजा अर्चना और विशेष अभिषेक कराएगा तो उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और कुंभ को लेकर जहाँ तक संत समाज की बात है और सब इसमें इस बार डुबकी माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए ललायित है और प्रशासन भी इसमें पूरा जोर के साथ कार्य कर रहा है और अधिकतर कार्य सारा पूरा हो चुका है और बस उस दिन का इंतजार है जब माँ गंगा में लोग सब डुबकी लगाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा इस बार का कुंभ। और इस कुंभ 9 साल में आस्था में और अपने धार्मिक आयोजन का बड़ा विशेष महत्व रहेगा और जो भी माँ गंगा हो चाहे अपने सभी समुदाय के लोग जितनी अधिक पूजा करेंगे उसको उतना ही फल मिलेगा। दीपिका, आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ और सारी चीजों को लेकर आज दिन की शुरुआत हो रही है। साथ ही उत्तराखंड बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर हल्द्वानी से ले रहे हैं जहां पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत हुई है। सुबह से ही मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। शीतला, महालक्ष्मी और कालू साई मंदिर में विशेष तैयारियों का आयोजन है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जहां हल्द्वानी में साल के पहले दिन की जो शुरुआत है लोग भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं और इसी के लिए वह पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच चुके हैं। तो सुबह से ही मंदिरों में लोगों का तांता लगा है। बात शीतला माता मंदिर की कर लें, महालक्ष्मी या कालू साई मंदिर में कर लें जहां विशेष तैयारियां की गई हैं। देहरादून से खबर है जहां साल के आखिरी दिन गायब डॉक्टर पर एक्शन हुआ है। जी हां, लंबे वक्त से गायब चल रहे 81 डॉक्टर्स पर एक्शन लिया गया। सरकार ने डॉक्टर्स की सेवा खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि पहले भी गायब डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो चुकी है। अब आपको सीएम त्रिवेंद्र की हेल्थ अपडेट दे देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है और लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सिटी स्कैन सहित सभी जो जांच हैं वो सामान्य पाई गई हैं। अगले 1 या 2 दिन में सीएम की दोबारा कोविड की जांच होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स की निगरानी में है। और इसी के साथ बात करते हैं प्रदेश में कोरोना की। तो साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 304 नए केस सामने आए हैं जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में 99 और नैनीताल में 108 नए केस आए हैं। दुनिया में कोहराम मचाने वाले इस वायरस ने उत्तराखंड में साल 2020 के आखिरी दिन 90,900 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें करीब 83,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। 4,700 का इलाज चल रहा है। वहीं 1,509 लोगों की मौत की वजह कोरोना का जानलेवा वायरस बना, जबकि कोरोना से सही होने वाले मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो 91% है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कोरोना के केस सामने आए हैं और खास तौर पर मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि संक्रमण को देखते हुए पाबंदियों पर डीएम फैसला ले सकते हैं। जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी डीएम फैसला ले सकते हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आवाजाही पर पाबंदी नहीं है, लेकिन नए साल को लेकर जरूर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं। पिथौरागढ़ का गंगोली हाट बाजार कोरोना संक्रमण के कारण हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया जाएगा और नए साल के पहले दिन से 7 दिनों के लिए बाजार पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला लिया गया है। बीते कुछ दिनों में गंगोली हाट और उससे सटे इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा हुआ है। जिले के 80% मामले सिर्फ गंगोली हाट में ही मिले हैं और इसके पहले की बात हम कर लें तो 2 दिनों के लिए गंगोली हाट को बंद कर दिया गया था। हफ्ते में गंगोली हाट में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, तो कल से वहां पर फिर से एक तरह का बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित करते हुए बाजार बंद कराया जा रहा है। 1 हफ्ते के लिए बाजार पूरी तरह बंद कराया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़ी खबर आ रही है, जहां जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का तबादला हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस का तबादला हो गया है। इधर जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ का तबादला हिमाचल कर दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड के वन विभाग से जुड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो वन विभाग को नया चीफ मिल गया है। जी हां, आईएफएस अफसर राजीव भरतरी आज फॉरेस्ट चीफ का चार्ज लेंगे। 1986 बैच के आईएफएस अफसर राजीव भरतरी बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। आज फॉरेस्ट चीफ रंजना काला रिटायर्ड हुई हैं। उनकी जगह अब भरतरी वन विभाग के चीफ बने हैं। अल्मोड़ा के चौबटिया में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत का यह कहना है कि वो किसी कीमत पर हेडक्वार्टर को शिफ्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसलों से उत्तराखंड को खतरा बना हुआ है। कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल का यह कहना है कि कृषि और हॉर्टिकल्चर का एकीकरण हो चुका है। ऐसे में एक विभाग के 2 हेड ऑफिस कैसे बन सकते हैं? तो हॉर्टिकल्चर का एकीकरण हो चुका है, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। निदेशालय को चौबटिया से जो ऐतिहासिक है, अंग्रेजों के समय में स्थापित हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सारे राज्य के लिए मान्यता दे करके रखी, तो छोटे से उत्तराखंड की औद्योगिकी के लिए यदि उसको मान्यता नहीं है, पहली मूर्खता तो ये की जा रही है कि कृषि और उद्यान विभाग दोनों का एकीकरण किया जा रहा है, जो कृषि के लिए भी घातक होगा और उद्यान के लिए भी घातक होगा। रावत जी एक प्रोवोक करना चाहते हो हमको कि हम उद्यान का निदेशालय वहां से हटा दें, क्योंकि रावत जी का पर्वतीय क्षेत्र के प्रति, राज्य के प्रति प्रेम मुख्यमंत्री रहते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने कहा कि मंत्री बन जाओ और 25-30 करोड़ रुपए लूट लो और मैं आंखें बंद रखूंगा, तो ये उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम का स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति पिथौरागढ़ से निकल के, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से निकल के पहली बार 1980 में सांसद बने और सांसद बनने के बाद मुड़ के कभी पहाड़ की तरफ नहीं देखा और दिल्ली में बसंत कुंज में अपना स्थायी निवास बना लिया। हरिद्वार से देहरादून आने वाले यात्रियों को अब डोईवाला और भानियावाला में जाम की समस्याओं से नहीं जूझना होगा। लच्छीवाला और भनियावाला के बीच बन रहा दून हरिद्वार 4 लेन 31 जनवरी तक तैयार हो जाएगा और इसके बनने के बाद डोईवाला भानियावाला में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। देखिए, हम लोगों का प्रयास है कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन 31 जनवरी तक प्रत्येक दिशा में केवल एक जगह को छोड़कर दूधाधारी तिराहे के पास, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर का एक्सटेंशन होना है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से उस पर गाड़ियाँ चलने लगेंगी। कोरोना काल की अपनी परेशानियां रही हैं, लेकिन इसी कोरोना काल में ई गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट भी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, खासकर तब जब ये काम पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया था। कोरोना काल के चंद महीनों में सचिवालय से लेकर कई डिपार्टमेंट तक ई ऑफिस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के दौरान भी सचिवालय में लगातार बेहतरीन काम हुए हैं। जिन फाइलों को पहले महीनों एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में लग जाते थे, वो अब ई ऑफिस से जल्द हो रहे हैं। इसे कोरोना काल का इम्पैक्ट कहें या फिर समय की जरूरत, उत्तराखंड ने ई ऑफिस प्रणाली को तेजी के साथ एक्सेप्ट किया। कोरोना काल में सचिवालय के 154 में से 148 अनुभागों में ऑनलाइन कामकाज शुरू हो गया। वर्तमान में करीब 4000 फाइलें ई ऑफिस के जरिए संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 59 में से 54 डिपार्टमेंट ने भी ई ऑफिस के तहत काम करना शुरू कर दिया है। वन विभाग है
तो वन विभाग भी पे भी वहाँ पे इस समय 70-80% काम जो है वो भी ऑनलाइन वहाँ पर भी हो चुका है। तो वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि अगला जनवरी माह में वहाँ पर भी 100% वो भी ऑनलाइन हो चुका होगा। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो जाएंगे तो फाइलों के निस्तारण में बड़ी आसानी आ जाएगी, जनता को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सचिवालय प्रशासन और शहरी विकास जैसे वो टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो ई ऑफिस के जरिए अभी तक सर्वाधिक फाइलों का निस्तारण कर चुके हैं। सरकार की मंशा है कि अब नए प्रकरणों में ई फाइलों को ही प्राथमिकता दी जाए। आज हमारी चाहे भारत सरकार की बैठ के, राज्य सरकार की बैठ के, यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो हमारे सारे विभाग ई डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए और हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी की है। ई कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट, अब विधानसभा पेपरलेस होने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। खासकर गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ई ऑफिस का महत्व और भी बढ़ गया है। उत्तराखंड में आने वाले समय में सरकारी कामकाज एक हद तक पेपरलेस हो जाएगा। इससे फाइलों, कागजों का अनावश्यक खर्च तो बचेगा ही, फाइलों का मूवमेंट तेज होगा और अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो सकेगी। देहरादून से सुनील नप्रभा, न्यूज़ 18। कहा जाता है देश की राजनीति का ककहरा छात्र राजनीति बढ़ा देती है और यही वजह है कि 2022 के लिए कई ऐसे चेहरे चुनावी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं जो छात्र राजनीति में पिछले कुछ सालों से बेहद सक्रिय रहे हैं। और किसी एक पार्टी नहीं बल्कि सभी मुख्य पार्टियों की नजर इन युवाओं पर है। कॉलेज पॉलिटिक्स में एबीवीपी, एनएसयूआई और आर्यन ग्रुप में कभी अध्यक्ष, सदस्य या महामंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले युवा भी 2022 में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। अलग अलग पार्टी से जुड़कर ये युवा अपनी चुनावी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं। विधानसभा में मीटिंग से लेकर ब्लॉक स्तर पर मुद्दों को भुनाने की जोर आजमाइश जोरों पर है। पार्टी में दी जा रही जिम्मेदारी संभालने में भी एक्टिवनेस देखी जा सकती है। के छात्र संगठन में विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकले हैं तो राजनीतिक रूप से हम लोग की सक्रियता तो रहती है और विभिन्न प्रकार का जो प्रशिक्षण है हम लोग प्राप्त करते ही हैं। और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने एक हमें इस प्रकार का राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जिसके माध्यम से हम लोग अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभा के साथ समाज के बीच सक्रिय रह सके, उसी के निमित्त लगातार कार्य करते हैं। और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है और ये चरितार्थ भी होती रही है। अनेक अवसरों पर देखिए मैंने 90 के दशक में जो हमने मूवमेंट देखा, बड़ा छात्र आंदोलन देखा, उसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, उसके बाद उत्तराखंड का आंदोलन देखा, नौजवानों ने दिशा दशा बदलने का काम हिंदुस्तान में किया। छात्र राजनीति को करीब से देखने वाले भी मानते हैं कि इस पार्टी से यूथ का जुड़ना एक नई सोच का विस्तार लेना है। हर पार्टी यूथ को साथ लेकर काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम अपने युवा नेतृत्व को विकसित करने की कार्य प्रणाली को भी लेकर के चलते हैं। तो युवाओं का जितना अधिक राजनीति में पदार्पण होगा, एक सोच वाले युवक, एक ध्येय वाले युवक जब आएंगे राजनीति में तो राजनीति और अच्छी होती है। कॉलेज की सक्रियता और जनता के दिल में उतरना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये भी सच है कि पार्टी के एजेंडे में जो फिट है वही नेता हिट भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां पंचाचूली में तलहटी में आग लगी हुई है और माना जा रहा है कि शिकारियों ने दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार करने के लिए यह आग लगाई है। सर्दियों के सीजन में शिकारियों और तस्करों की नजर हिमालय वन जीवों पर रहती है और पंचाचूली के साथ ही कुछ अन्य जंगलों में भी आग धधकी हुई है। इस साल अभी तक बारिश नहीं हो पाई है और इसी कारण आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसकर ये आग वन पंचायतों में लग रही है और वन पंचायत के सरपंचों को भी समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो अपने स्तर से भी अवेयरनेस प्रोग्राम करें। जहां पर आग लग रही है हमारे आदमी पहुंच करके उसको बुझा रहे हैं। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा फ्री कर दिया, यानी कि दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इसके पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे कर दिए गए थे। लेकिन अब
1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर IUC लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी और यही वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू किया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लगेगा तो वह भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेंगे और इसी खबर के बाद एयरटेल के शेयर्स में भी काफी गिरावट देखी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।